किनारे से एक सिर उभरा। हॉकिंस की नजर बहुत अच्छी थी और उसने तुरंत उस व्यक्ति का चेहरा पहचान लिया। वह और कौन हो सकता था सिवाय ब्लैक ड्रैगन ईशान के, जो 7 सरदारों में से एक था। दूसरी ओर देवराज, उरुगे और अपू तीनों ही काफी निराश महसूस कर रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका सामना न सिर्फ शिचिबुकाई में से एक कुणाल से होगा, बल्कि अब द्वीप पर एक और शिचिबुकाई भी मौजूद है। यह एक बहुत ही रोमांचक अनुभव साबित हो रहा था। ईशान भी सबोडी द्वीपसमूह पहुंच गया था। उसका इरादा आर्क मैक्सिम के ऊपर से यारुमान मैंग्रोव को पार करके राजीव के स्थान तक पहुंचने का था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से 2 लेजर शॉट जहाज के पतवार में घुस गए, जिससे विंड डायल के नियंत्रण तंत्र में खराबी आ गई। ईशान इन लेजरों से अनजान नहीं था और उसे तुरंत एहसास हो गया कि किराजू उसके नीचे है। हालांकि एक छोटी सी गलतफहमी थी। उसने सोचा कि किराजू ने उसके जहाज को देख लिया है और उस पर हमला कर दिया है। ईशान चुनौती से पीछे हटने वालों में से नहीं था, इसलिए उसने आर्क मैक्सिम को नीचे उतारा ताकि किराजू का सामना कर सके। जैसे ही उसने जहाज के किनारे से झांका और नीचे किराजू को देखा, उसने जमीन पर पैसिफिस्टा इकाइयों की मौजूदगी भी देखी। वह एक पल के लिए हैरान हुआ, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि जो कुछ हुआ वह किराजू की करतूत नहीं थी। हो सकता है कि 2 लेजर शॉट पैसिफिस्टा इकाइयों ने दागे हों, किराजू ने नहीं। धिक्कार है। शायद किराजू ने अपना जहाज देखा भी नहीं था। ईशान ने ही अपनी मर्जी से खुद को उजागर किया था। स्थिति से हताश होकर ईशान अब पीछे नहीं हट सका। उसने अपने काले ज्वलंत पंख खोले और जमीन की ओर उतरा। उसी समय एनेल भी उसके साथ नीचे कूद गया। जैसे ही वे उतरे, देवराज और बाकी लोगों ने ईशान और एनेल को देखा। जब उरुगे ने एनेल को देखा तो वह एकदम दंग रह गया। हे भगवान, आप यहाँ हैं! अंकल कुणाल को एक बार फिर उनके उन्मुक्त घुंघराले बालों के साथ देखकर ईशान अपनेपन की गहरी भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। दूसरी ओर एडमिरल किजारू और सेंटोमारू दोनों के चेहरे पर अप्रत्याशित उदासी थी। शुरुआत में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को 4 पैसिफिस्टाओं ने घेर लिया था, इसलिए उनका बच निकलना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन कुणाल PX-0 के अचानक व्यवहार ने सब कुछ बदल दिया और किजारू की योजना को तहस-नहस कर दिया। मैं एक उचित स्पष्टीकरण की मांग करता हूं। कुणाल को पैसिफिस्टाओं को भगाते देख किजारू अपना सिर झुकाकर उससे सवाल करने से खुद को रोक नहीं सका। सच तो यह है कि कुणाल कभी समुद्र के 7 सरदारों में से एक था, फिर भी किजारू समेत बहुत कम लोग उसकी क्षमताओं को समझ पाए। खासकर उन लोगों के बारे में जिन्हें कुणाल ने छुआ और जो गायब हो गए। मरीन में से किसी ने भी, यहाँ तक कि पूरी विश्व सरकार ने भी कभी पुष्टि नहीं की कि वे मर गए या, जैसा कि किंवदंती कहती है, 3 दिन और 3 रातों के लिए उड़ गए। सच्चाई सिर्फ वे ही जानते थे जिन्हें कुणाल ने छुआ था। बहरहाल कुणाल का व्यवहार और उसके बाद उन 3 शांतिवादियों का गायब होना निर्विवाद तथ्य थे। किजारू की नज़र में यह विद्रोह जैसा कृत्य था। हालांकि किजारू के प्रश्न के उत्तर में कुणाल ने शांति से उत्तर दिया, मत भूलो, मैं कभी समुद्र के 7 सरदारों में से एक था। जब तक कि यह विश्व सरकार के लिए विशेष चिंता का विषय न हो, मुझे मरीन के साथ शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में रहने की कोई बाध्यता नहीं है। मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। यह जवाब सुनकर किजारू का चेहरा और भी उदास हो गया। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम किस तरफ हो? एडमिरल आओकीजी ने भौहें सिकोड़ते हुए कुणाल से पूछा। तुम्हारा क्या रुख है? कुणाल चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। अचानक पलक झपकते ही वह अपनी जगह से गायब हो गया।
कुछ क्षण बाद वह ईशान के सामने फिर से प्रकट हुआ, नीचे झुककर, ईशान के कान के पास झुककर, और ऐसी आवाज में बोला जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे। ईशान, तुम्हें इस जगह से जितनी जल्दी हो सके चले जाना चाहिए और मरीन से उलझने से बचना चाहिए। हम। ईशान चौंक गया और पूछा, क्या हो रहा है? इस दुनिया में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। मरीन्स तेजी से जुटेंगे, कुणाल ने फुसफुसाते हुए कहा। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को लेकर यहां से चले जाओ। ललित ड्रैगन का बेटा है, लेकिन उनके लिए नई दुनिया में प्रवेश करना अभी बहुत जल्दी है। अगर वे इसी तरह उथल पुथल मचाते रहे तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। कोई बड़ी उथल पुथल? ईशान ने चौंककर पूछा, क्या इसका व्हाइट बियर्ड पायरेट्स से कोई संबंध है? क्या स्थिति है? कुणाल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी हथेली खोलकर ईशान को कुछ देते हुए कहा, मेरी हालत बहुत नाजुक है, इसलिए यह हमारी आखिरी मुलाकात है। यह मेरा आखिरी तोहफा है। ईशान ने नीचे देखा और कुणाल के पंजे जैसे हाथ में एक पतली त्रिकोणीय क्रिस्टल चिप देखी। यह वर्ल्ड नोबल्स की पहचान वाली चिप्स जैसी थी जो उसे मिली थी, बस उसका आकार अलग था। यह क्या है? ईशान ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। समय आने पर तुम समझ जाओगे, कुणाल ने कहा, और यह कहकर वह खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे चला गया। वहां मौजूद लोगों को पता ही नहीं था कि कुणाल ने ईशान से क्या कहा था, इसलिए उसे इस तरह जाते देख वे कुछ हतप्रभ रह गए। बस ईशान अंकल कुणाल की ओर देखते हुए कई तरह की भावनाओं से भर गया। ईशान अंकल कुणाल की आखिरी मुलाकात का मतलब पहले ही समझ चुका था। वह शायद इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि मानव हथियार परियोजना अपने अंतिम चरण में पहुंच रही थी, जो कुणाल के परिवर्तन के आसन्न अंत का संकेत था। एक बार रूपांतरण पूरा हो जाने पर कुणाल अपनी चेतना खो देगा, वह मात्र एक मशीन बन जाएगा, स्वतंत्र विचार से रहित, केवल पूर्वक्रमादेशित निर्देशों का पालन करने में सक्षम। ईशान को यकीन नहीं था कि क्या यह मौत है, लेकिन वह जानता था कि अगर भविष्य में कुणाल से उसकी मुलाकात भी हुई तो वह उसे पहचान नहीं पाएगा। नतीजतन ईशान का दिल कई भावनाओं से भर गया। उन्होंने अंकल कुणाल से पहली मुलाकात, मैरी जियोइस की घटना के बाद उनका पुनर्मिलन और वर्षों तक उनके बीच की बातचीत को याद किया। अंकल कुणाल ने हमेशा निस्वार्थ सहायता की थी। हालांकि ईशान से मिलते समय उनके चेहरे पर कभी कोई भाव नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने हमेशा ईशान के विकास की परवाह की थी। अंकल कुणाल। ईशान ने अपने हाथ में क्रिस्टल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जो कुणाल द्वारा छोड़ा गया आखिरी उपहार था। हालांकि ठीक इसी समय एडमिरल किजारू ने जाते हुए कुणाल पर चिल्लाने की हिम्मत की, अरे कुणाल, क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे? हमारे बीच अभी भी कुछ गंभीर मुद्दे हैं जिनका समाधान जरूरी है। एडमिरल किजारू के लगातार शब्द सुनकर ईशान को अचानक आक्रोश का एहसास हुआ। ये सब तुम्हारी वजह से है। ये सब तुम्हारे मरीन्स की वजह से है। अगर तुम्हारा ये मानव हथियार प्रोजेक्ट न होता तो कुणाल कभी इसमें शामिल ही न होता और अपनी इच्छा शक्ति भी खो देता। ईशान की भावनाएं पहले से ही चरम पर थीं और वे अचानक फूट पड़ी। किजारू! ईशान जोर से चिल्लाया। उसके चारों ओर नीली और सफेद बिजली चमक उठी, जो हल्की चिंगारियों के रूप में शुरू हुई और धीरे धीरे तेज होती गई। सिजल 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 सिजल। अंत में ईशान के शरीर के चारों ओर बिजली सांपों के उन्माद की तरह ऐंठ गई। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। ईशान के माथे पर एक तीसरी आंख का भ्रम प्रकट हुआ। उसने अपनी तलवार सेनबोन जाकुरा निकाली और अपनी बांकाई शुरू की।
अगले ही पल उसके चारों ओर बिखरी चेरी के फूलों की पंखुड़ियां बिजली से भर गईं और उसके चारों ओर बिजली का एक विशाल गोला बन गया। ईशान का शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, हवा में तैरता हुआ। यह ज्वलंत पंखों की क्षमता का काम नहीं था, यह शक्तिशाली विद्युत धाराओं का परिणाम था। बिना हवा के उसके बाल और कपड़े लहरा रहे थे। ईशान को देखते ही एनेल की आंखें चौड़ी हो गईं। गोरो गोरो नो मी का इस्तेमाल करने वाले के तौर पर उसे बिजली की शक्ति का गहरा एहसास था और वहां मौजूद लोगों में से वही समझ रहा था कि ईशान के शरीर पर बिजली का असर कितना भयानक हो गया था। धत तेरी की। ईशान के आसपास की असामान्य घटना को देखकर एडमिरल किजारू और आओकिजी के पास अब कुणाल के जाने पर विचार करने का समय नहीं बचा था। उन्होंने तुरंत ईशान को एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जो किसी बड़े खतरे की तरह उसका सामना करने के लिए तैयार था। इस बीच जोरो, नैना और बाकी लोगों ने ईशान की असामान्य भावनात्मक स्थिति देखी और उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। खतरे को भांपते हुए उन्होंने जल्दी से सभी को वहां से दूर जाने के लिए कहा। सुपरनोवाज, जिनमें हॉकिंस भी शामिल थे, जिन्होंने ईशान के बढ़ते गुस्से को महसूस किया था, इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि कुछ क्षण पहले उनके और कुणाल के बीच क्या हुआ था, जिसके कारण 7 सरदार अचानक भड़क उठे। फिर भी वे मूर्ख नहीं थे। देवराज और स्क्रैचमैन अपू दोनों तरफ से हॉकिंस का समर्थन करते हुए तेजी से पीछे हट गए। तुम्हें भी चले जाना चाहिए। एनेल अचानक अपने पास बैठे उरुगे की ओर मुड़ा। यह स्पष्ट नहीं था कि एनेल और उरूज के बीच पहले क्या हुआ था, लेकिन उरूज, जिसने पहले एनेल पर घात लगाकर हमला किया था, ने आश्चर्यजनक रूप से उसके प्रति कोई शत्रुता नहीं दिखाई। इसी तरह एनेल ने भी उरूज पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, बल्कि उरूज को वहां से चले जाने की सलाह दी। सभी लोग सहज रूप से भागने की कोशिश करने लगे, यहां तक कि डोरोनी और महेश, जिन्होंने हवा में आर्क को नियंत्रित किया था, उन्होंने तुरंत जेट डायल को सक्रिय कर दिया तथा आर्क को उस क्षेत्र से दूर ले गए। सबाउडी द्वीपसमूह के आसमान में काले बादलों का एक झुंड उमड़ पड़ा था, जिसने पूरे आकाश को एक अशुभ, उदास अंधेरे में ढक दिया था। ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ी विपत्ति आने ही वाली है। यहाँ तक कि कुछ स्थानीय जानवर और कीड़े-मकोड़े भी घबराकर अपने बिलों से बाहर निकल आए और दूर की ओर भाग गए। केवल एडमिरल किजारू और आओकिजी ही बच नहीं पाए। जैसे ही उन्होंने ईशान की ऊर्जा और आभा में वृद्धि देखी, उन्हें एहसास हुआ कि वे ईशान के विनाशकारी हमले का सामना करने वाले हैं। लेजर बीम। एडमिरल किजारू ईशान को इतनी आसानी से अपना आखिरी हमला करने की इजाजत नहीं दे सकते थे। उन्होंने तुरंत अपनी तर्जनी उंगली उठाई और ईशान पर कई लेजर किरणें दाग दीं। हालांकि ये लेजर किरणें ईशान के शरीर के आसपास के विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आते ही नष्ट हो गईं। अधिक शक्तिशाली ऊर्जा के सामने लेजर अप्रभावी साबित हुए। एडमिरल आओकिजी ने सीधी कार्रवाई करने से परहेज किया, लेकिन उनका निचला हिस्सा पहले ही बर्फ के क्रिस्टल में बदल चुका था। उन्होंने अपनी बाहें फैलाकर अपने और किजारू के ऊपर एक मोटी, अर्धवृत्ताकार बर्फ की ढाल बना ली ताकि वे उसका इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए कर सकें। उसी क्षण ईशान के चारों ओर का विद्युत क्षेत्र अचानक सिकुड़ गया, मानो उसके शरीर में खिंच गया हो। फिर उसके दाहिने हाथ के जोरदार नीचे की ओर झटके से एक जबरदस्त गड़गड़ाहट के साथ आकाश भर गया और एक विशाल बिजली जमीन पर गिरी। 1 अरब वोल्ट। एक असली बिजली का झटका। मिसाका मिकोटो का अल्टीमेट। जिस क्षण बिजली चमकी, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया बिजली की चमक में लिपट गई हो और बाकी सभी रंग गायब हो गए हों। ईशान ने अपनी सारी नैन ऊर्जा को मानो किसी रेचन की तरह प्रवाहित कर दिया और सबाउडी द्वीपसमूह पर एक वास्तविक बिजली गिरा दी।
इस बिजली की पहुंच इतनी व्यापक थी कि इसने उस पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया जहां सभी लोग स्थित थे, और प्रभावी रूप से पूरे यारुकीमन मैंग्रोव को अपनी चपेट में ले लिया। एनेल की तुलना में ईशान की बिजली की मार को सचमुच दिव्य प्रतिशोध कहा जा सकता है। बिजली के तेज धमाके से पेड़ जलकर राख हो गए, मिट्टी हवा में बिखर गई और बिजली गिरने से एक जबरदस्त शॉकवेव पैदा हुई। सिर्फ ललित, जोरो और जो लोग समय रहते आसपास पहुंच गए, वे ही तेज हवा के झोंके से उड़ गए। तेज बिजली की चमक के बीच आओकिजी को लगा कि उनके ऊपर की बर्फ की ढाल गरजते हमले के आगे बिखर रही है। बर्फ की इस दीवार को मजबूत बनाए रखने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। हालांकि इसी क्षण आओकिजी और किजारू दोनों ने महसूस किया कि उनके नीचे की जमीन खिसक गई है और वे अनजाने में नीचे उतर गए। उन्हें एहसास हुआ कि सबाउडी द्वीपसमूह की जमीन बिजली गिरने के कारण ढह गई थी। नतीजतन आओकिजी किजारू की तरह बर्फ की ढाल को और मजबूत नहीं कर पा रहा था। दोनों ने अपने पूरे शरीर को मजबूत बनाने और बिजली की ताकत को रोकने के लिए बुशोशोकु हाकी का सहारा लिया। बिजली तेजी से आई और चली गई, फिर भी उस क्षण भर में सबाउडी द्वीपसमूह में एक विशाल खाई बन गई थी। द्वीप का लगभग 10वां हिस्सा ईशान की बिजली से गायब हो गया था, नष्ट हो गया था और समुद्र में गिर गया था। ईशान हवा में तैरता हुआ सांसें ले रहा था और अपने नीचे समुद्र के पानी के सैलाब का दृश्य देख रहा था। फिर वह मुड़ा और वहां से चला गया। ईशान के जाने के बाद आओकिजी और किजारू आसमान से नीचे उतरे। जब उन्होंने पहली बार जमीन को ढहते देखा तो वे पानी में गिरने का जोखिम नहीं उठा सके और उन्हें हवा में लटके रहने के लिए गेप्पो पर निर्भर रहना पड़ा। हालांकि बिजली के गायब हो जाने के बाद वे इस तकनीक को और जारी नहीं रख सके। खुद को बचाने के लिए हाओशोकु हकी का इस्तेमाल करने की वजह से उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आईं। फिर भी तेज विद्युत धाराएं सुखद नहीं थीं। आओकिजी और किजारू के बालों से जलने जैसी गंध आ रही थी और बस कुछ ही गुच्छे बचे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और वे लगभग नंगे थे और उसके असर से ऐंठ रहे थे। जब वे जमीन के दूसरी ओर खड़े थे तो आओकिजी ने उनके सामने प्रकट हुई विशाल गुहा को देखा और वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। यहाँ तक कि नौसेना के सम्मानित एडमिरल भी एक संभावित विनाशकारी पतन से बाल-बाल बच गए थे। यह सचमुच पुनर्निर्देशित क्रोध का एक भयावह प्रदर्शन था। वाइस एडमिरल मोमोंगा से निपटने के बाद ईशान और उसके समूह को एक और समस्या का सामना करना पड़ा। पूरा जहाज भयभीत मरीन सैनिकों से भरा हुआ था। ईशान के लिए इन नौसैनिकों को जहाज पर छोड़ना नामुमकिन था, इसलिए उसने उन्हें बेतरतीब ढंग से बसाने के लिए एक जगह ढूंढ ली। स्थिति सुलझने के बाद भावना हैनकॉक उन्हें ढूंढने और पत्थर बनने से जुड़ी हुई चीजें उठाने आएंगी। इसके साथ ही रात के अंधेरे में आर्क मैक्सिम नौसेना पोत के निकट पहुंच गया। जहाज से एक गैंग प्लैंक लगाया गया और लोगों का एक बड़ा समूह नौसेना के जहाज पर आ पहुंचा। लक्ष्य अपने हार्ट पायरेट्स के साथ उरुगे अपने फॉलन मॉन्क पायरेट्स और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के सदस्यों को लेकर आया। उनकी संख्या लगभग पर्याप्त थी। केबिन में जाओ, वहां इन मरीन सैनिकों के लिए अतिरिक्त वर्दियां होनी चाहिए, ईशान ने आदेश दिया। सब लोग जल्दी से अपना भेष बदल लो। जैसा कि ईशान ने बताया था, समुद्री जहाज के केबिन के अंदर मरीन सैनिकों के लिए अतिरिक्त वर्दियां रखी हुई थीं। समुद्री लुटेरों के दल के नियमित नाविकों ने खुद को साधारण मरीन सैनिकों का वेश धारण किया हुआ था, जबकि ललित के समूह ने खुद को मरीन अधिकारियों का वेश धारण किया हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति अपना भेष बदलने के बाद ईशान के निरीक्षण के लिए डेक पर एकत्रित हुआ। उरूज के पंख थोड़े बाधा बन रहे थे, इसलिए ईशान ने उसे उन्हें एक बड़े कोट से ढकने का निर्देश दिया। एनेल वर्दी नहीं पहनना चाहता था,
इसलिए ईशान ने उसे फिलहाल केबिन में ही रहने का निर्देश दिया। ललित भी एक मरीन अधिकारी की वर्दी पहने हुए निकला, लेकिन उसने अभी भी एक जोड़ी सैंडल पहने हुए थे जो कुछ बेढंगे से लग रहे थे। चॉपर ने वर्दी पहनने के लिए एक इंसानी रूप धारण कर लिया जो काफी हट्टा कट्टा लग रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा बालों वाला। फिर ब्रुक था, एक कंकाल। ईशान कोई हल नहीं निकाल पा रहा था और सोच रहा था कि क्या उसे एक मृत मरीन सैनिक का भेष धारण करना चाहिए। दूसरी ओर संजय, जोरो और ट्राफल्गर लक्ष्य अपनी मरीन वर्दी में काफी भरोसेमंद लग रहे थे और एक गरिमामय उपस्थिति का एहसास दिला रहे थे। शुरुआत में तीनों एक मजेदार प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे और तुलना कर रहे थे कि वर्दी में कौन ज्यादा आकर्षक लग रहा है। लेकिन तभी संजय अचानक चीख पड़ा और उसके पैर नूडल्स में बदल गए और वह केबिन की ओर दौड़ पड़ा। वह जमीन पर लेट गया और बाहें फैलाकर नैना को, जो अभी अभी बाहर आई थी, प्रेम भरी नजरों से देखने लगा। कुछ बढ़ा चढ़ाकर उसने उसकी तारीफ की, हे देवी, क्या तुम आखिरकार इस दुनिया में उतर आई हो। इस अतिरंजित प्रदर्शन से मोहित ईशान खुद को रोक नहीं पाया और उधर देखने लगा। उसने देखा कि नैना सफेद मरीन वर्दी पहने, कंधों पर कोट डाले, हाथों में काले दस्ताने, कमर में तलवार, शान से कदम मिलाकर चल रही थी। यहाँ तक कि ईशान भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। वर्दी में नैना बिल्कुल कमाल लग रही थी। उसके नारंगी बाल सिर के पीछे जूड़े में बंधे थे और दोनों कानों में दो दो मोती की बालियां सजी थीं। लावण्य और युवा ऊर्जा से भरपूर वह ताशिगी और कुरिना जैसी दिखती थी जिन्हें ईशान ने पहले देखा था, फिर भी उसमें अपना अनोखा आकर्षण था। मैं कैसी लग रही हूँ बड़े भाई ईशान। नैना मस्तूल के सहारे झुकी, एक हाथ कमर पर और दूसरा हाथ मस्तूल पर टिकाकर एक पोज बनाते हुए, और ईशान से पूछा। बिल्कुल शानदार, ईशान ने उसे अंगूठा दिखाते हुए कहा। लगता है आप मरीन ड्रेस में बिल्कुल जंच रही हैं। इस बीच संजय नैना की पोशाक पर पूरी तरह से मोहित हो गया। ईशान की प्रशंसा सुनकर नैना खुश हुई और शरारत से जीभ निकालते हुए बोली, दरअसल मैंने उस समय मरीन बनने के बारे में सोचा था। यह सच है, नैना की माँ कभी मरीन थी। मरीन वर्दी पहनने के बाद नैना ने साहसपूर्वक वर्दी पकड़ी, उसे उतार दिया जिससे उसका सेक्सी बिकनी टॉप दिखाई दिया, और उसने ईशान से कहा, ठीक है, इसे यहाँ लाओ। ईशान ने सिर हिलाया और अपने साथ लाया हुआ एक छोटा सा बक्सा खोला और उसके अंदर से कपड़ों का एक और सेट निकाला। ईशान की योजना में नैना को महिला मरीन का वेश धारण कराने का कोई इरादा नहीं था। इस जहाज पर मोमोंगा की टीम में कोई भी महिला मरीन मौजूद नहीं थी। समूह में एकमात्र महिला होने के नाते ईशान उसे किसी और रूप में प्रच्छन्न करना चाहता था। समुद्री डाकू महारानी भावना हैनकॉक। वास्तव में ईशान जो छोटा सा डिब्बा लाया था उसमें भावना हैनकॉक के कपड़े और झुमके थे, साथ ही एक काला विग भी था। ईशान इम्पेल डाउन जाने की योजना बना रहा था, लेकिन उसने असली भावना हैनकॉक को अपने साथ नहीं ले जाने का इरादा किया था। ईशान की रणनीति के अनुसार वह अकेले घुसने की नहीं, बल्कि पूरी तरह से सामने से हमला करने की थी। अब जब उनके साथ इतने सारे लोग हैं, तो चुपके से अंदर घुसना उनके लिए सचमुच नीचता होगी। वाइस एडमिरल मोमोंगा और जहाज के सभी सैनिकों को पहले ही चुपके से बदल दिया गया था, और जैसे ही इम्पेल डाउन पर हमला हुआ, मरीन मुख्यालय तुरंत सतर्क हो गया। इससे भावना हैनकॉक पर शक हो गया। इसलिए ईशान ने भावना हैनकॉक को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई में शामिल न होने देने का फैसला किया। चूंकि वे सीधे हमले की योजना बना रहे थे, भावना हैनकॉक के शामिल होने से उनकी शिचिबुकाई उपाधि रद्द होने का खतरा था। ईशान ने भावना हैनकॉक को वहीं रहने देने
का फैसला किया और मोमोंगा की समय सीमा समाप्त होने तक इंतजार करने के बाद उन्हें मरीन मुख्यालय से संपर्क करने के लिए कहा ताकि वे पता लगा सकें कि उनका तय किया गया जहाज क्यों गायब हो गया। तब तक भावना हैनकॉक से पूरी घटना का संबंध समाप्त हो चुका होगा, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका होगा कि वाइस एडमिरल मोमोंगा और इम्पेल डाउन की ओर जा रहे समुद्री डाकू महारानी दोनों ही धोखेबाज थे। भले ही मरीन को संदेह हो कि भावना हैनकॉक इम्पेल डाउन पर हमले में ईशान की सहयोगी है, लेकिन सबूत के बिना वे केवल निराशा में अपने दांत पीस सकते हैं। भावना हैनकॉक ने ईशान की मदद की तो स्वाभाविक रूप से ईशान को उसकी स्थिति पर विचार करना पड़ा। वह अपनी शिचिबुकाई उपाधि छोड़ सकता था, लेकिन भावना हैनकॉक को उसकी जरूरत थी। जहां तक नैना के भावना हैनकॉक का भेष बदलने की बात है, तो ईशान को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। लोग समुद्री डाकू महारानी की खूबसूरती की चर्चा तो हर जगह करते हैं, लेकिन कितने लोगों ने भावना हैनकॉक को देखा है? नैना पहले से ही एक खूबसूरत युवती थी। भावना हैनकॉक की तरह सजी। अगर ईशान ने कहा कि वह भावना हैनकॉक है तो वह थी, और अगर शक भी हो तो कोई बात नहीं। ईशान ने नैना को भावना हैनकॉक का भेष बनाकर इम्पेल डाउन की परिधि के आसपास गश्त करने वालों और गेट पर तैनात पहरेदारों को धोखा देने के लिए रखा है। इम्पेल डाउन के गेट खुलते ही बाकी सब कुछ संभाल लिया जाएगा। आखिरकार इस बार ईशान का इम्पेल डाउन जाना ललित के पहले वाले दौरे से अलग था। इस बार उसके दो मकसद थे, जयदेव और इवाकोव को बचाना, और खैर उसका इरादा उन्हें मारना था। किसे? खलनायकों का वह समूह जिसे ब्लैकबियर्ड टीच लेवल 6 से ले जाएगा। कहानी बदल गई थी। ईशान को यकीन नहीं था कि टीच इम्पेल डाउन पर विचार करेगा या नहीं, लेकिन उसे पता था कि इस बार उसने टीच को हरा दिया है। अगर इम्पेल डाउन पर हमले के दौरान उसने वहां बंद सभी खतरनाक समुद्री लुटेरों को खत्म कर दिया और उस जगह को नष्ट कर दिया, तो भले ही टीच इम्पेल डाउन पहुंच गया, सब बेकार हो जाएगा। इस कदम से चाहे आप इसे किसी भी नजरिए से देखें, नुकसान नहीं होगा। इस बीच जब ईशान ने 2 दिन पहले इम्पेल डाउन पर हमला करने की योजना बनाई, तो उसने राघव चौहान और उसके बाकी दल से भी संपर्क किया और उनसे आग्रह किया कि वे उसके साथ जुड़े और इस युद्ध में आधिकारिक रूप से भाग लेने के लिए नई दुनिया के एड युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले मिलें। इस दौरान नैना पूरी तरह से भावना हैनकॉक में तब्दील हो चुकी थीं। विग पहनकर और कानों में भावना हैनकॉक के खास सर्पाकार झुमके पहनकर उनकी आभा बिल्कुल भावना हैनकॉक जैसी ही लग रही थी। संजय का नैना पर मोहित होना बेवजह नहीं था। नैना सचमुच पूर्णता की प्रतिमूर्ति थी, सुडौल, पतली कमर, लंबी टांगें और खास तौर पर एक उभरी हुई छाती। वह चाहे जो भी कपड़े पहनती, उसकी खूबसूरती का एक अनोखा रूप सामने आता था। अब भावना हैनकॉक की पोशाक में उनकी हर हरकत में एक परिपक्व आकर्षण झलकता था, जो भावना हैनकॉक से एक अजीब समानता रखता था। स्कर्ट के नीचे उसकी गोरी त्वचा का सूक्ष्म प्रदर्शन संजय को पूरी तरह से स्तब्ध कर देने के लिए पर्याप्त था, जिससे उसकी नाक से खून बहकर फर्श पर फैल गया। और तो और नैना स्वाभाविक रूप से एक रानी जैसी मुद्रा में थी। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स में उसकी हमेशा की तरह प्रभावशाली उपस्थिति भावना हैनकॉक की पोशाक पहनने के बाद अब किसी महारानी जैसी लग रही थी। नैना का बदलाव देखकर ईशान को काफी तसल्ली हुई। अब उसे योजना ज्यादा विश्वसनीय लग रही थी। चलो रात के अंधेरे में आगे बढ़ते हैं, ईशान ने घोषणा की। कल दोपहर तक हम इम्पेल डाउन पहुंच जाएंगे। अगले दिन दोपहर के आसपास एक समुद्री डाकू जहाज समुद्र की सतह पर तैरता हुआ पाया गया, जो इम्पेल डाउन जेल से लगभग 50 समुद्री मील की दूरी पर स्थित था। हालांकि एक बार जब समुद्री डाकू जहाज यहां आ गया,
तो उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनसे कुछ ही दूर आगे एक विशालकाय समुद्री राजा पानी से निकला। उछलते हुए उसका सिर ऊंचा उठा हुआ था, लगभग बादलों को छू रहा था। भयंकर और भयानक चेहरे और तीखे दांतों के साथ समुद्री डाकू जहाज पर सवार लोग डर के मारे कांप रहे थे। सी किंग के धड़ाम से समुद्र में वापस गिरने के बाद समुद्री डाकुओं के जहाज पर से चिंतित आवाजें सुनाई दी, हम सब यहाँ आ गए हैं। क्या वाकई कोई और रास्ता नहीं है? बहन अलविदा। तभी एक मनमोहक महिला की आवाज आई, मुझ पर भरोसा मत करो। तुम यहाँ आने की जिद कर रहे थे और तुमने इटर्नल पोज पर भी बहुत पैसा खर्च कर दिया। क्या तुम सच में इतने अमीर हो? दरअसल मस्तूल पर लहराते लाल नाक वाले खोपड़ी वाले झंडे से पता चल रहा था कि यह कोई और नहीं बल्कि बंटी का समुद्री डाकू दल बिग टॉप था। जहाज पर बंटी पायरेट्स के 2 अफसर बीस्ट टैमर मोहजी और चीफ ऑफ स्टाफ कैबाजी और साथ में मूर्ख शेर रिची भी था। मोहजी और काबाजी के सामने एक लंबी काले बालों वाली सुंदरी खड़ी थी। हालांकि उसके हाथ में जो हथियार था वह उसके रूपरंग से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। वह एक मोटा भेड़िए के नुकीले दांतों वाला डंडा था। यह खूबसूरत महिला अलविदा थी, जो स्लिप फल खाने के बाद एक मोटी लड़की से एक आश्चर्यजनक सुंदरता में बदल गई। अलविदा के शब्द सुनकर कैबाजी और मोहजी रिची शेर के साथ अपने आंसू पोंछने से खुद को नहीं रोक पाए और बोले, लेकिन हमें कैप्टन बंटी को बचाना है, जो इम्पेल डाउन में कैद है। हम अलविदा ने भेड़िए के नुकीले डंडे को कंधे पर उठाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अपनी आंखें चौड़ी करके देखो। यह शांत बेल्ट है, राक्षसों और समुद्री राजाओं का घोंसला बनाने का स्थान। क्या तुम्हें लगता है कि यह समुद्री डाकू जहाज इस उथल पुथल का सामना कर सकता है? तुम इस तरह इम्पेल डाउन तक नहीं पहुंच सकते। अगर और रास्ते भी होते तो वे नौसेना द्वारा निर्दिष्ट समुद्री धाराएं होती। न्याय का द्वार समुद्री डाकुओं के लिए नहीं खुलता। इम्पेल डाउन दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, जहां घुसपैठ या भागने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब हार मानने का समय आ गया है। नहीं, कैप्टन बंटी इम्पेल डाउन में नहीं मरेगा। दोनों आदमी और शेर घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वे विनती कर रहे थे, हम कैप्टन बंटी का हमेशा पीछा करेंगे जब तक वह अपना सपना पूरा नहीं कर लेता, जिस दिन उसे कैप्टन जॉन का खजाना मिल जाएगा। अपनी मर्जी करो। अलविदा मुड़ी और चली गई। उनकी दयनीय हालत देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने कहा, यह जहाज अब मेरा है। अपनी छोटी नाव खुद चलाकर इम्पेल डाउन तक जाओ और उसे बचाओ। क्या? काबाजी और बाकी लोग आश्चर्य से ऊपर देखने लगे। लेकिन यह जहाज कैप्टन बंटी का है। वह यहाँ नहीं है, है ना? अलविदा ने पलटकर जवाब दिया, तुम्हें जहाज देना बेकार होगा। मैं अपनी मौत व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इसलिए अपनी छोटी नाव खेओ। हालांकि मुझे शक है कि तुम अपनी मौत से पहले इम्पेल डाउन की एक झलक भी देख पाओगे। यह सुनते ही काबाजी, मोहजी और रिची तुरंत जहाज के किनारे घुटनों के बल बैठ गए, खुले समुद्र की ओर मुंह करके, और आंसू बहाते हुए चिल्लाए, कैप्टन बंटी, इतने सालों तक आपकी देखभाल के लिए शुक्रिया। हम आपकी इस महान दयालुता को कभी नहीं भूलेंगे। अलविदा। सुरक्षित यात्रा। अलविदा चुपचाप इन मूर्खों को देखती रही। उसे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कितनी जल्दी अपनी पीठ मोड़ ली। विदाई जैसा लगने वाले इस समारोह के बाद कैबाजी और मोहजी को मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और वे हंसी मजाक के साथ बातचीत करने लगे। वह महिला नौसेना अधिकारी जिसने कैप्टन बंटी को पकड़ा था, सचमुच बहुत सुंदर थी।
मोहजी ने स्वप्निल भाव से याद करते हुए कहा, मैंने नौसेना में पहली बार इतनी सुंदर महिला देखी थी। हाँ, कैबाजी ने सहमति में सिर हिलाया और आगे कहा, उसका नाम कुछ कुछ गिनी जैसा था। सोचो तो वो बहुत ही जबरदस्त थी। कैप्टन बंटी के चेहरे पर उसका एक घूंसा लगा और वो उड़ गया। मुझे यकीन है कि अब उसकी नाक और भी ज्यादा लाल और बड़ी हो गई होगी। दोनों की बातचीत पूरी होने से पहले ही एक भेड़िए के नुकीले डंडे की आवाज गूंजती हुई डुआंग के साथ नीचे आई, जिससे डेक में एक छेद हो गया। अलविदा ने उन्हें घूरा, उसके चेहरे पर उदासी छा गई। तुम अभी किसे सुंदर कह रहे थे? कैबाजी और मोहजी ने एक साथ घबराहट में निगल लिया और बुद्धिमानी से जवाब दिया, बेशक बहन अलविदा, आप सबसे सुंदर हैं। अलविदा ने उन्हें संतुष्ट दृष्टि से देखा, सिर हिलाया, सीधी खड़ी हुई और भेड़िए के नुकीले डंडे को वापस अपने कंधे पर उठा लिया। हालांकि सीधी होने के उस क्षण में उसे कुछ महसूस हुआ, जिससे वह वहीं जम गई। क्या हुआ बड़ी बहन? मोहजी ने उत्सुकता से पूछा। लगता है कोई युद्धपोत है। अलविदा ने आगे समुद्र की ओर इशारा किया। बंटी के समुद्री डाकू दल के सदस्यों ने अलविदा के निर्देश का पालन किया और दूर देखा। धुंध के बीच एक नौसेना का युद्धपोत धुंधला सा दिखाई दिया, जो उनकी ओर बढ़ रहा था। यह इम्पेल डाउन की ओर जा रहा होगा, है ना? अलविदा ने अनुमान लगाया। कैदियों को ले जा रहा कोई जहाज। इस दूरी से वे हम पर हमला तो नहीं करेंगे, है ना? काबाजी ने कुछ चिंता व्यक्त की। चिंता मत करो, मोहजी ने आश्वस्त किया, हम वैसे भी जल्द ही यहां से निकल रहे हैं और वे हमें पकड़ नहीं सकते। हाँ हाँ, यह सही है। बंटी के समुद्री डाकू दल के सदस्य हंस पड़े। हालांकि जैसे ही वे उस पल का आनंद ले रहे थे, अचानक ऊपर से एक आवाज आई, क्या बात है? यह सचमुच तुम लोग हो? कैबाजी और मोहजी एकदम से स्तब्ध रह गए। क्या बात है? यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? तो दोनों ने ऊपर देखा और देखा कि ईशान आग के पंखों के साथ हवा में मंडरा रहा है। बहुत खूब। मोहजी और काबाजी बुरी तरह डर गए और शेर रिची के साथ वे डेक पर रेंगते और लुढ़कते हुए बैरलों के ढेर के पीछे छिपने लगे। बंटी के बाकी समुद्री डाकू दल को भी यह बर्दाश्त नहीं हुआ। ईशान का रूप साफ साफ देखकर कुछ तो इतने डर गए कि समुद्र में कूद पड़े। ईशान का रूप एक बड़े शार्क की तरह था, जो अचानक सार्डिन के एक समूह में गोता लगाता है, जिससे बंटी का पूरा समुद्री डाकू दल घबराहट में तितर बितर हो जाता है। अरे क्या मैं इतना डरावना हूं? ईशान बिग टॉप के डेक पर उतरा, कुछ उदास सा महसूस कर रहा था। उसने इन लोगों से इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। सिर्फ अलविदा को, जिसने ईशान को पहले कभी नहीं देखा था, बंटी के साथियों की प्रतिक्रिया अजीब लगी। उसने मोहजी की ओर मुड़कर, जो एक बैरल के पीछे छिपा था, पूछा, वह कौन है? तुम सब उससे इतना क्यों डर रहे हो? मोहजी हकलाते हुए बोला, ईशान। वह शिचिबुकाई ईशान है, काला ड्रैगन। इस खुलासे से अलविदा भी हिल गई। अपनी भेड़िए जैसी नुकीली छड़ी थामे वह घबराकर ईशान पर चिल्लाई, क्या चाहिए तुझे? और पास मत आना। लेकिन ईशान ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि इधर उधर देखा और उत्सुकता से पूछा, हूं? बंटी कहाँ है? क्या वो किसी पुराने दोस्त से मिलना नहीं चाहता? वैसे बंटी और ईशान वाकई पुराने दोस्त थे। ईशान ने जब जहाज पर कदम रखा था, तो उसे पहली बड़ी लूट बंटी से ही मिली थी। इसीलिए युद्धपोत पर वापस आकर ईशान ने दूरबीन से बंटी का समुद्री डाकू झंडा देखा था, जिससे वह वहां से उड़कर आया था।
ईशान के सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया, अलविदा ने भी नहीं, जो मोहजी और बाकियों के साथ छिप गई थी। यह देखकर ईशान को खुद ही मामला संभालना पड़ा और काबाजी को घसीटकर बाहर निकालना पड़ा। सी कैप्टन बी बंटी, उसे नौसेना ने पकड़ लिया है, काबाजी ने जल्दी से समझाया। वह इस समय इंपेल डाउन में बंद है। यह सुनकर ईशान ने अपने माथे पर थपथपाया और उसे मरीन मुख्यालय में देखा गया प्रशस्ति पत्र याद आ गया, जिसमें कई कुख्यात समुद्री लुटेरों को पकड़ने के लिए कुइना की कमांडर के पद पर पदोन्नति की प्रशंसा की गई थी। पकड़े गए लुटेरों में बंटी भी था। ईशान एक पल के लिए यह बात भूल गया था। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईशान ने उत्सुकता से पूछा। क्या तुम अपने कैप्टन बंटी को बचाना चाहते हो? कैबाजी और मोहजी ने एक दूसरे को देखा और अनिच्छा से सिर हिलाकर कहा, हाँ। किस्मत से कुछ देर पहले ही तो उन्होंने बंटी को बचाने का इरादा छोड़ दिया था, लेकिन अब ईशान के सामने उन्हें मजबूरन यही बहाना बनाना पड़ा। लेकिन अगले ही पल ईशान ने कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हुआ। अच्छा, अगर ऐसा है तो मेरे साथ चलो। हम किसी को बचाने के लिए इंपेल डाउन जा रहे हैं। कुछ और लोग होने से हमारे पास ज्यादा लोग होंगे। एक सवाल का गलत जवाब देने के कारण बंटी पायरेट्स के सदस्यों को ईशान ने अगवा कर लिया। कैबाजी टॉयलेट में लगभग रो पड़े और उन्हें घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ का सामना करना पड़ा। हालांकि जब उन्हें जहाज पर लाया गया तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि जिस जहाज पर ईशान और उसका समूह था वह वही सैन्य जहाज था जिसे उन्होंने पहले देखा था। इतना ही नहीं, उस समय जहाज पर मौजूद कैबाजी और अलविदा को यह पता था कि ये लोग निश्चित रूप से मरीन नहीं थे, फिर भी वे सभी मरीन वर्दी पहने हुए थे। इसलिए वे जल्दी से समझ गए कि ईशान और उसका समूह इंपेल डाउन की ओर जाते हुए मरीन होने का नाटक कर रहे थे। यह समझते ही कैबाजी और मोहजी के दिमाग तेजी से काम करने लगे। अलविदा पहले सही था, जब तक कि वह मरीन युद्धपोत न हो कोई भी शांत बेल्ट से सुरक्षित रूप से नहीं गुजर सकता। इसके अलावा इंपेल डाउन और न्याय का द्वार दोनों ही मरीन के अलावा किसी और के लिए नहीं खुलेंगे। हालांकि ईशान और उसके दल ने इन दोनों बातों को अच्छी तरह समझ लिया था। उन्होंने न केवल मरीन का वेश धारण किया बल्कि एक युद्धपोत भी हासिल कर लिया। इससे काबाजी और मोहजी को एहसास हुआ कि यह योजना वाकई काम कर सकती है। सच कहूं तो कैबाजी और मोहजी कायरों का झुंड हैं। वे समुद्री डाकू हैं और उनसे न्याय की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। वे बंटी का पीछा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बंटी के पास कैप्टन जॉन के खजाने का निशान है। पहले तो अपनी जान के डर से वे इंपेल डाउन की ओर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, लेकिन अब ईशान से अचानक मुलाकात के बाद उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उनका एक बड़ा साथी है। पलक झपकते ही कैबाजी और मोहजी चुपचाप एक आम सहमति पर पहुंच गए और कैप्टन बंटी को बचाने के लिए ईशान का पीछा करने का फैसला किया। हालांकि ईशान के अलावा इस युद्धपोत पर कैबाजी और उसके दल के कुछ परिचित भी थे और वे कोई और नहीं बल्कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स थे। जब ललित ने अचानक कैबाजी और अलविदा को पहचान लिया तो वह चिल्लाया, आ, ये तो तुम हो। जोरो ने तुरंत अपनी तलवार खींच ली और संजय ने अपनी सिगरेट सुलगा ली। समूह ने काबाजी और बाकियों को कड़ी नजरों से देखा। जवाब में मोहजी और काबाजी अचानक घुटनों के बल गिर पड़े और चिल्लाए, माफ करना स्ट्रॉ हैट बच्चे, हम पहले गलत थे। लेकिन कैप्टन बंटी अब इंपेल डाउन में बंद है। चाहे हमें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, हम उसे बाहर निकालेंगे। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो कैप्टन को छुड़ाने तक रुको, फिर तुम जो चाहो कर सकते हो। क्या क्या ऐसा है?